बोलो बेटा, ये तो आप बताओगे तो आपका फायदा होगा। जिस हिसाब से आपको करना है उस हिसाब से मैं करवा दूंगी। अगर आपको है कि हमें पढ़ा हुआ है बस क्वेश्चंस के बाद, तो मैं क्वेश्चंस कराते कराते आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। टेल मी। मैम प्लीज किसी एक स्टूडेंट को भेजेंगे, वो बताए मुझे क्या करना चाहते हैं। मैम मैम इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह जो है, रेजोनेंस इफेक्ट, वो समझा दो एक बार। नेमिंग आती है? यस। नेमिंग आती है आपको? यस। मैं कुछ कंपाउंड्स पहले जो नेमिंग में मुझे लगता है कि आपको पता होने चाहिए, एक एक एग्जांपल देती हूँ, देन आई विल मूव टू इफेक्ट्स। ठीक है? ओके मैम। मैम स्क्रीन इज ब्लर। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है। अभी विजिबल है बेटे स्क्रीन? Raise your hands if you can clearly see the screen now. Raise your hands if you are able to see the screen clearly. नहीं दिख रही? नहीं दिख रही सर। अभी ठीक है? हाँ इट्स फाइन, ठीक है। चलो तो ये एक एक एग्जाम्पल है हर टाइप का। पहले कॉमन नेम्स है। फर्स्ट ये जो पार्ट है दिस इज अबाउट कॉमन नेमिंग। एंड सेकेंड पार्ट में आपको अगर दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं तब आप कैसे नेमिंग करते हो, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैसे नेमिंग करते हो, या फिर एक हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कर लेते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट आगे ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है? अब देखो, पहला है इसमें एन पेंटिंग। एन मीन्स नॉर्मल। नॉर्मल चेन मीन्स अनब्रांच्ड चेन। सारे के सारे कार्बन एटम्स एक लाइन में है, कोई भी कार्बन ब्रांच्ड नहीं है।
ठीक है, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन मीन्स आपका जो सेकेंड कार्बन है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है, टोटल 5 है, टोटल 5। क्योंकि जो आपका कॉमन नेम है उसमें आप टोटल कार्बन्स देखते हो, अनलाइक आईयूपीएसी नेम जिसमें आप सफिक्स में सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन्स देखते हो। ठीक है, देन इज नियोपेंटेन। Every carbon is making 4 bonds by default, even if I don't draw it, you have to। ठीक है, नियोपेंटेन का मतलब है टोटल आपके पास 5 कार्बन है, बट सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 CH3 ग्रुप हैं, टोटल 5 एंड सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप्स आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप्स और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स होते हैं, ये चेन नहीं है, ये यूज होते हैं ब्रांचिंग के लिए। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ये ब्रांच है और ये मेन चेन है। फॉर टर्शरी ब्यूटाइल दिस इज ब्रांच, दिस इज मेन चेन। तो जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं नेम से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी की सफिक्स में कितने कार्बन है, आप उसको बस लाइन में बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यू नंबर देम। नो नेम है मींस 9 कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड से आपस में अटैच्ड है। फिर फोर्थ कार्बन एटम पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, मतलब टोटल 4 और ये 2 डिग्री होना चाहिए, पर ये 2 डिग्री अपने में ही होना चाहिए। ठीक है, किसी यहाँ पर ये वाला नहीं आपको काउंट करना है कि यहाँ पर भी एक तरफ से अटैच्ड है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट इट शुड बी 2 डिग्री। ठीक है, तो उसकी जो चेन उसकी जो बॉन्ड उसका मेन चेन के साथ है उसको नहीं कंसिडर करना है। तो दिस इज फॉर सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस कार्बन इज सेकेंडरी हियर। एंड व्हेन इट कम्स टू फॉर टर्शरी ब्यूटाइल डेकेन, अगेन आपको पहले 10 कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन एटम्स आपको पहले बना लेने हैं। आप उनको उसको नंबर भी कर दो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर फोर्थ कार्बन पे आपको बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, फोर्थ कार्बन पे टर्शरी ब्यूटाइल, अगेन टर्शरी वो अपने में है, चेन के साथ वाला कार्बन उसमें काउंट नहीं होगा। तो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। ये सारे वर्ड्स पूरे ऑर्गेनिक में चलते रहेंगे। एन आइसोनियो सेकेंडरी टर्शरी, कॉमन नेम लिखने को नहीं आता है, आपको कॉमन नेम दिया जाता है और आपको खुद समझना है या फिर उसका यूपीएससी नेम लिखना है। ठीक है, ये अगर मैं ये कहूं कि व्हाट इज द आईयूपीएससी नेम ऑफ टर्शरी फॉर टर्शरी ब्यूटाइल डेकेन, तो आप इसका आईयूपीएससी नेम एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे। जैसे यहां पर है, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। तो क्या रूल होता है कॉम्प्लेक्स चेन का, जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है दैट इज नंबर्ड 1, और उसके बाद हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं आपकी चेन में। तो यहाँ 2 ही हो सकते हैं, किसी भी साइड आप जाओगे। सो ये कार्बन और ये कार्बन सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ठीक है, कौन से कार्बन पे अटैच्ड है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो ये फर्स्ट पे दोनों अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हुआ। इसको आप देखो कौन सी पोजीशन पे ये अटैच्ड है, फोर्थ पोजीशन पे। फिर आपने नंबर 4 नंबर लिखा, हाइफन लगाया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा, और फिर टोटल 8 कार्बन एटम्स है तो ऑक्ट लगाया, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया। तो 4,1,1 डाई मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फिर 2 एग्जांपल्स मैंने ये चूज किए हैं, जैसे फर्स्ट वन में आपके पास बेंजीन रिंग है, NH2 है और CH3 है।
NH2 फंक्शनल ग्रुप है। जब बेंजीन रिंग के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा तो इट कैरीज अ डिफरेंट नेम। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एनिलीन एंड बिकॉज इट्स फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 तो NH2 को मिलेगा, नंबर 2 मिलेगा CH3 को, तो दिस बिकम्स 2 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, 2 मिथाइल एनिलीन। और यहां पर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जब किसी चेन में दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, यू हैव टू चूज विच वन इज मोर प्रेफर्ड। तो एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक OH ग्रुप है। अगर सिर्फ एक चेन में OH ग्रुप ही प्रेजेंट हो तो हम इसे ओल की नेम से एंडिंग देते हैं, उसको सफिक्स लेते हैं। बट इन दिस केस वी हैव टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें से एक ज्यादा प्रेफर्ड है और एक कम प्रेफर्ड है। जो ज्यादा प्रेफर्ड है दैट इज मेड सफिक्स एंड जो लेस प्रेफर्ड है दैट इज मेड प्रीफिक्स। सो दिस इज सफिक्स एंड दिस इज प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये बनता है 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 कार्बन एटम्स ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसमें जो अल्कोहल है क्योंकि वो लेस प्रेफर्ड है तो उसका प्रीफिक्स वाला नेम हमने यूज किया और उसको बोला हाइड्रोक्सी, और जो हमारा एसिड है वो मेन चेन हो गया। ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, राइट। उसके बाद अच्छा, नेमिंग में तो ये मैं चाहती हूँ कि आपको कॉमन नेम्स हों, आपको दो फंक्शनल ग्रुप्स जहां यूज होते हैं तो प्रीफिक्स वाले सारे नेम्स याद हों, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का भी पता हो, और जो जैसे बेंजीन के साथ OH लग जाए तो वी कॉल इट फिनोल, देन बेंजीन के साथ OCH3 लग जाए तो एनिसोल, बेंजीन के साथ NH2 लगा तो एनिलीन, बेंजीन के साथ COOH लगा तो बेंजोइक एसिड। ठीक है, बिकॉज ये जो फंक्शनल ग्रुप आप अभी अपने चैप्टर में देख रहे हो इनके ऊपर चैप्टर्स हैं। आपका पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का +2 में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है, जिसमें आप क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन पढ़ते हो। सेकेंड चैप्टर में फिनोल एनिसोल, बेंजीन पे OH, बेंजीन पे OCH3। थर्ड चैप्टर में बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, जो कि आपने पढ़े भी नहीं होंगे, पर जितने एटलीस्ट आपकी बुक में हैं आप उन नेम्स को याद रखोगे तो कम से कम चैप्टर के नाम से तो रिलेट करोगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट सेशन अभी शुरू हो जाएगा, तो कम जो आपकी बुक में है और नेक्स्ट ईयर में 100% आने वाला है आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपका आगे के लिए भी इजी हो जाता है। अगर +1 में अच्छे से आपने ऑर्गेनिक की है तो +2 की पूरी एक बुक ऑर्गेनिक पे है। तो तभी मैंने आपसे बोला कि जो भी कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप मेरे को सीधे बोलो कि मैम ये करवा दो, क्योंकि 100% यूज होना है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर भी, हाइड्रोकार्बन्स भी। ठीक है, तो इसको पूरे अच्छे से करना। +1 में भी इसकी वेटेज 20 के अराउंड रहती है। ठीक है, और +2 में पूरी एक बुक इस पे बेस्ड है। चलो, तो आपने बोला इंडक्टिव इफेक्ट्स। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या है। ये कहता है जैसे जब आपके पास कोई चेन है कार्बन, ठीक है, मैं दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करती हूँ और मैंने ये चेन बनाई कार्बन की। एक में मैंने यहाँ अटैच किया CH3 ग्रुप, जो वैसे भी एक कार्बन चेन में हो सकता है, होता है, एंड में CH3 ग्रुप ही होता है। यहाँ पर सबने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं बाय डिफॉल्ट, बट वी आर फोकसिंग ऑन द CH3 ग्रुप की ये जो एंड में CH3 ग्रुप लगा है वो कैसे बिहेव करता है। इसने एक बॉन्ड बना रखा है, सिग्मा बॉन्ड है वो। ठीक है, आप सबको पता है एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। ठीक है, ऐसे बना, पर ये जो CH3 ग्रुप है इसका नेचर है कि ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है।
अब अगर ये पुश करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर जाएंगे। लेट्स से ये पहले आपको आपको तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे पिक्चर होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक का एक दूसरे का और उन्होंने पूरा अच्छे से शेयर किया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है नेचर में, जिसका आपने रीजन पढ़ा होगा। देखो इसके पास ऐसे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पड़े हैं, सारे इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के साथ ही हैं, लेकिन फिर भी ये डोनेट कर रहा है। उसका रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन के अंडर आता है, ठीक है, जिसमें वो नो बॉन्ड रेजोनेंस बना के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ के इन इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स दिस कार्बन पुश कर देगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि इसने अपने हिस्से के उधर भेज दिए हैं तो इस पे स्लाइटली पॉजिटिव और इस पे स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा। अब हर बॉन्ड में ऐसा ही था कि इलेक्ट्रॉन्स पूरा इक्वली शेयर्ड थे, लेकिन जब एक तरफ से उसको पुश मिलेगी तो अगले इलेक्ट्रॉन्स भी डिस्टर्ब होंगे। तो इस पे नेगेटिव आने की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी थोड़ा सा पुश होंगे, लेकिन इस वाले से तो थोड़ा कम। ठीक है, लेट्स से अगर ये वेरी लेस है तो इस पे वेरी वेरी लेस नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा इज ऑलरेडी लेस। ठीक है, तो इस पे नेगेटिव आने की वजह से अगले वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा पुश मिलेगा, मगर इतना भी नहीं जितना इस पे मिला था। तो मतलब अगर ये वेरी वेरी लेस था तो ये वेरी 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 लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, इतना कम कि फोर्थ पे तो जाके वो नेग्लिजिबल हो जाता है। जस्ट लाइक जैसे साइकिल्स खड़ी होती है ना, कभी एक लाइन में एक को धक्का मिले धक 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 करके सारी आगे वाली गिर जाती है, वैसा ही होता है। लेकिन इस धक्के की इंटेंसिटी कम हो जाती है, फोर्थ कार्बन पे जाके रुक जाती है। ठीक है, कभी लाइन में खड़े हो, लाइन में किसी एक को धक्का लगा तो आगे वालों को भी पुश मिलती है, वैसा ही हो रहा है, पर उसकी इंटेंसिटी फोर्थ कार्बन पे आके खत्म हो जा रही है। अब एक चीज नोटिस करो, जो आपने बोला रेजोनेंस, रेजोनेंस में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकेलाइजेशन होती है, उसमें वो घूमते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं। यहां सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिल रही है, वो वापस नहीं आ रहे हैं घूमने, इसीलिए ये परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, कि एक बार गए तो गए, वापस इधर को वापस रेजोनेंस की तरह नहीं कि हाँ एक बार आए फिर से घूमते रहे, ऐसा नहीं हो रहा, डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही। दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, देना तो अच्छी बात है ना, तो ये प्लस आई इफेक्ट है, राइट। एंड ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये फोर्थ कार्बन पे जाके खत्म हो जा रहा है, अनलाइक आपका रेजोनेंस। दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ठीक है, अब ये जो अगर मैंने यहां Cl लगा दिया, Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है नेचर में, तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो कि सपोजिटली दोनों के बीच में होने चाहिए थे, क्योंकि शेयरिंग पे बेस्ड है ये बॉन्ड, बट वो अपनी तरफ खींच लेता है। एज ए रिजल्ट क्लोरीन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव। अब इस पे पॉजिटिव आएगा तो वो अपने साथ वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, बट ऑब्वियसली इतना नहीं खींच पाएगा, थोड़ा कम। तो उसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये भी कोशिश करेगा खींचने की, पर इससे भी कम पॉजिटिव इधर आएगा और फोर्थ पे ये इफेक्ट जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो खींच रहा है, ले रहा है, लेना तो गंदी बात, तो ये माइनस आई इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस डिपेंडेंट, दिस इज ऑल्सो परमानेंट। एंड यहां पर जो प्लस आई इफेक्ट है ये कैसे ग्रुप शो करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स।
और माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट है। अब देखो इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्या करें अगर ये ऐसा करता है तो इसके लिए आपने कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल्स 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़े हैं। ठीक है, तो वो क्या किया था आपने, ये कहा था कि जैसे अगर कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, आप इस बॉन्ड को अगर होमोलिटिकली क्लीव करते हो, सेंटर से तोड़ते हो, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। फिर ये बन जाएंगे फ्री रेडिकल्स। होमोलिटिक फिजन होती है और फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। होमोलिटिक फिजन, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब आप देखो इस पे कोई चार्ज क्यों नहीं, हर एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे वो बॉन्ड बना रहा होता है। हमें पता है बॉन्ड जब बनता है एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट का आता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट का, तो ये जिसका जिसका था उसको मिल गया। जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है जो अपना उसका ऑलरेडी था, तो इस पे कोई चार्ज नहीं आता। चार्ज कब आता है, जब जैसे आपने पीछे देखा चार्ज कब आया, या किसी ने अगर किसी को देने की कोशिश की तो उस पर पॉजिटिव आया, किसी से लेने की कोशिश की तो नेगेटिव आया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब कोई लूज करेगा या कोई गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। यहां फ्री रेडिकल में नो लॉस नो गेन, अपना अपना लिया है, वो फ्री रेडिकल बनता है। राइट, अब अगर मैंने Cl के साथ इसका बॉन्ड बना दिया तो Cl तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेता है, तो इसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, ये बन जाता है पॉजिटिव और ये बन जाता है नेगेटिव। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। दिस स्पीशीज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ये बन जाती है एनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कार्बन वाली एनायन नहीं है। कार्बन आयन कब बनती है, इन केस कोई अगर जैसे मैं अगर बेस डालती हूँ रिएक्शन में, बेस होता है जिसमें OH नेगेटिव है, तो वो अगर H पॉजिटिव लेके जाना चाहता है, ठीक है, वैसे ये रिएक्शन नॉर्मली इतना वो नहीं, हमें 99% कार्बोकेटाइन पे ही वो रहेगा। तो ये तब एग्जिस्ट करते हैं ऐसे केसेस में जिसमें कार्बन के 3 बॉन्ड हो और एक एक्स्ट्रा उसके पास रह जाए, H चला गया बिना इलेक्ट्रॉन के, तो इसने किसी और का लिया ना, H का लिया, तो इसीलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, 1 नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी और का लिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना दिया है। ठीक है, तो ये बन जाता है कार्ब एनायन, कार्बन आयन। ठीक है, ये तो मैंने बनने की प्रोसेस बताई। अब आप देखो इनका डिफरेंस ताकि आपके माइंड में क्लियर हो, अगर कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन में डिफरेंस ही आए तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं कार्बोकेटायन और कार्ब एनायन, सबसे इंपॉर्टेंट वाला कार्बोकेटायन है, पर आपने इंडक्टिव इफेक्ट का इसका एप्लीकेशन भी देखने की, क्यों किया हमने इंडक्टिव इफेक्ट, क्या होता है अगर कोई खींचता है कोई लेता है तो उससे स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। So I told you carbocation is 3 bond and 1 positive charge. This is planar in shape. This carbon is left with 1 vacant orbital. It has 6 electrons in its last shell. Total 6 electrons हैं इसके पास. So ये electron deficient हुआ. ठीक है, कार्ब एनायन ये है, नेगेटिव चार्ज है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 8। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हुआ, ठीक है। दिस वाज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। This has 6 electron, this has 8 electrons. ठीक है? This carries positive charge, this carries negative charge. Its shape is trigonal planar. Its shape is tetrahedral. Hybridization of trigonal planar is sp2. Hybridization of tetrahedral is sp3. ठीक है? अब ये दोनों चीजें रिएक्शन के दौरान बनती है। आपने मैकेनिज्म के अंदर पढ़ा होगा कि एक पहले रिएक्टेंट होता है हमारे पास, फिर रिएक्टेंट पे हम कुछ डालते हैं, उसको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, विच कुड बी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज या फिर लोन पेयर वाला हो सकता है, लोन पेयर वाला। और इसमें न्यूट्रल वाले में इट शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे H पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज हो गया, AlCl3 न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और न्यूक्लियोफाइल में OH नेगेटिव नेगेटिव हो गया, वाटर के पास लोन पेयर है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपके रिएक्टेंट पे जाके अटैक करते हैं, इसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, इसको हम अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जैसे मैंने ये रिएक्टेंट लिया, मैं बाकी एच लगा रही हूँ, आपने फोकस करना है मुझे। ये मेरे पास एक एल्केन है, ठीक है, आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, यू शुड नो दिस, है ना, कि एल्केन में मुझे कुछ भी रिएक्शन अगर करवाना है तो कार्बन ने तो चारों बॉन्ड बना लिए हैं, तो उसमें कुछ जुड़ नहीं सकता, आपको कोई चीज हटा के उसमें नई चीज लगानी पड़ेगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आई रिपीट, कार्बन इज सैचुरेटेड, इट इज ऑलरेडी मेड 4 bonds, इट कैन नॉट एड एनीथिंग टू इट, 4 से ज्यादा बॉन्ड वो बना ही नहीं सकता है। तो अगर उसको बॉन्ड कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी रिएक्शन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक चीज हटा के दूसरी लगा सकता है, लेकिन कोई चीज इसमें ऐड नहीं कर सकता। तो अगर वो Cl को हटाना चाहता है, आपको पता है Cl कैसे एग्जिस्ट करता है, Cl नेगेटिव के फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाना चाहता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कार्बोकेटायन। ये पहले स्टेप में यहां तक बनता है। अभी मैंने आपको जो बताया, मैंने बोला इनको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब रिएक्शन के दौरान बनने वाली एक स्पीशीज विच इज वेरी रिएक्टिव, जैसे ही बनती है वैसे ही रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती है। तो अगर ये कार्बोकेटायन बन रहा है, इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल रहे हैं, रिएक्शन के दौरान ये स्पीशीज बन रही है। अब इस पे जाके फिर आपका वो अटैकिंग रिएजेंट, पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा, नेगेटिव चार्ज, लेट्स से OH नेगेटिव, इस पे हम अटैक कराते हैं तो ये ऐसे लग जाएगा। ऐसे होता है रिएक्शन सिंगल बॉन्ड में। ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, ये है अटैकिंग रिएजेंट जो इस पे अटैक कर रहा है, ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट।
ये है वो प्रोडक्ट जो बन रहा है। हम ये कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक में जो भी चीजें हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो कैसे रिएक्शन शो करती है, वो पूरा मैकेनिज्म हम स्टडी करते होते हैं। अब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है? ये कहता है कि जो कार्बोकेटायन बना, अभी मैंने उसमें तीनों तरफ हाइड्रोजन लगा दिए हैं, क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं इसके तीनों तरफ हाइड्रोजन के सिवा कुछ और ग्रुप्स लगा दूं? जैसे कि एक बार मैंने तीनों में हाइड्रोजन लगाया, एक बार एक तरफ CH3 लगाया, एक बार दो तरफ CH3 लगाया, और एक बार तीनों तरफ CH3 लगाया। ठीक है, तो देखो इसका क्या फर्क पड़ता है। ये जो कार्बोकेटायन है, जो मैंने बोला कि रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन के दौरान बहुत रिएक्टिव स्पीशीज एक बनती है और जैसे ही बनती है वैसे ही कंज्यूम हो जाती है। लेकिन ये जितने अच्छे से बनेगी उतना अच्छे से रिएक्शन होगा। अच्छे से बनना, स्टेबल बनना, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि वो अब रिएक्ट नहीं करेगी। उसका स्टेबल होना अच्छे से बनना हुआ, उसके लिए सेम नहीं। बहुत बाकी जगह क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड को हम स्टेबल बोलते हैं ना, तो हम ये उसका ये मतलब होता है कि स्टेबल है तो मतलब रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन कार्बोकेटायन के लिए वो स्टेबल है तो मतलब वो जल्दी अच्छे से बना हुआ है और वो जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें स्टेबिलिटी का ये है कि अगर तो तीनों तरफ हाइड्रोजन है जैसे, तो यहाँ बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा ओरिजिनली, और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, जैसे सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं ना एक दूसरे को, तो ये अनस्टेबल होगा क्योंकि बहुत सारा पॉजिटिव इकट्ठा हुआ होगा। फिर एक तरफ CH3 अगर आप इसमें लगा दोगे, तो ये CH3 का क्या नेचर है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, इससे कंपैरेटिवली थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में क्या है, दो तरफ CH3 ग्रुप लगे हैं। CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज को। बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज अगर इकट्ठा हो गया तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा कंपाउंड। ठीक है, तो यहां जब उसने दिया तो ये और कम हो गया, और जब CH3 ग्रुप आपने तीनों तरफ लगा दिए, तो तीनों तरफ से जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो ये काफी स्टेबल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसीलिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटायन में दिया जाता है, पूछा भी जाता है, वो ये है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। और सेम चीज अगर आप कार्ब एनायन के लिए करोगे, उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर एक तरफ CH3 लगा दिया तो नेगेटिव और बढ़ जाएगा, अगर दो तरफ CH3 लगा दिया तो नेगेटिव और बढ़ जाएगा, और अगर तीनों तरफ CH3 लगा दिया बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए कार्ब एनायन के लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये। ठीक है, लिख लो बेटा इसको।
डन। नाउ ये पॉइंट समझाया मैंने यहाँ पर, इसको आप इसी में इंक्लूड कर सकते हो जो हमने कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन का डिफरेंस किया। दिस इज इंडक्टिव ना, कार्बोकेटाइन, हाँ कार्बोनाइन, इसी में आप आगे कर लो कि इसका कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और इसमें 1 2 3 है। ठीक है, और रेजोनेंस इन दोनों को स्टेबलाइज करता है, चाहे कार्बोकेटाइन हो चाहे कार्बोनाइन हो। रिंग लग गई तो दोनों ही स्टेबल। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेस बोथ। ओके, अब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बताती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, जिसमें आपके पास है C डबल बॉन्ड C, पाई बॉन्ड, एल्कीन आपने पढ़ा है। देखो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। तो वैसे एनसीईआरटी में तो दोनों ही वो एल्कीन से समझाए हुए हैं, बट इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स जहां पर वो यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड आपको यूज नहीं होता अभी, तो इसीलिए वो बताया नहीं है। लेकिन देखो, एल्कीन्स के लिए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में आप कर रहे हो, एल्कीन्स के लिए आपने याद रखना है कि एल्कीन्स शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। ठीक है, अब क्या होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, इजीली शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस सी पे आ जाएगा पॉजिटिव और इस सी पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो जहां नेगेटिव आएगा इलेक्ट्रोफाइल जाके वहां अटैक करेगा। आप सिंपल उसमें, क्योंकि अभी आपको कोई एग्जांपल्स खास नहीं है 11th में, तो आप सिंपल उसमें सीधे भी कर सकते हो कि अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक प्लस ई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज का अटैक हो रहा है, तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट।
और अगर न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का अटैक हो रहा है तो उसको माइनस ई इफेक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप एल्डिहाइड पढ़ते हो, एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है और एक तरफ एच जरूर होता है। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे आएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज के ऊपर, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और इस पे लग जाएगा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये स्पीशीज जो है वो एक एक ही चीज अटैक कराती है, अटैक तो दूसरी चीज का भी होगा, लेकिन वो सेकेंडरी है, वो बाद में होगा। पहले किस चीज का अटैक हो रहा है दैट डिटर्मिन्स कि ये किस तरह का रिएक्शन है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, दिस इज सीन व्हेन समथिंग इज एडेड टू डबल बॉन्ड। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल हो रही है इन डबल बॉन्ड। ठीक है, और मैं आपको बता रही हूं कि जो एल्कीन्स आप अगले चैप्टर में पढ़ते हो वो हमेशा आप देखना पहले पॉजिटिव चार्ज का अटैक कराएंगी। मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ोगे आप तो एच पॉजिटिव पहले अटैक होता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। और एल्डिहाइड्स टाइप ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा जाता है इस जीओसी का जो फर्स्ट पार्ट है ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो एंड में उन्होंने टाइप ऑफ रिएक्शन बोला है, जिसके आपका बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ 4 नाम दिए कि विल स्टडी दिस इन हायर क्लासेस और नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये तो है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नेक्स्ट चैप्टर में, और ये शो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, ये +2 में करोगे, लिख लो पहले इसको बेटा। एक क्वेश्चन कर लो फिर। जो आज किया है उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है मैं बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू कर लेंगे।
अब देखो पहले वाला आपका फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आपने वो डिटेक्ट करने कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं इसमें। और सेकंड में आपको जो मैंने कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का बताया था वो कॉन्सेप्ट यूज करना है। और थर्ड भी मैंने आपको बोला था कि एल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उसका जो रीजन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन पे होता है। तो जरा आप ये तीनों क्वेश्चंस करके लाना। I'll ask you tomorrow कि क्या है इनके आंसर्स। मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझाना एक बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सिर्फ पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है बेटा। पाई बॉन्ड में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन से वो बना है, तो जिस साइड वो शिफ्ट होगा उस साइड इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। जैसे अगर देखो मेरे पास ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, अगर मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस पे शिफ्ट करा देती हूँ, ये वाला तो इसी का है, ये वाला भी इधर आ जाएगा, तो ये कैसा दिखेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाएंगे और इस पे आ जाएगा अब नेगेटिव चार्ज। उसके पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इसमें आप किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे तो ये जाके नेगेटिव चार्ज पे अटैक कर देगा। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ने अटैक किया है, इसीलिए इसको प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। इसी में अगर आप नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज का अटैक करवा दो, बॉन्ड यही शिफ्ट करवाया हमने, ये बॉन्ड टूटा, इसके इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ गए। अब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज नेगेटिव पे तो जाएगी नहीं, वो कहाँ जाएगी, पॉजिटिव पे। ठीक है, तो जब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज का अटैक हो रहा है वो प्लस ई इफेक्ट है, जब नेगेटिव चार्ज स्पीशीज का अटैक हो रहा है वो माइनस ई इफेक्ट है। अटैक होगा डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग पे, पाई बॉन्ड पे अटैक बताए हैं। पॉजिटिव चार्ज प्लस ई इफेक्ट, नेगेटिव चार्ज अटैक माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, जिसका एक एग्जांपल मैंने एल्डिहाइड का आपको दिया क्योंकि प्लस 2 में वही यूज होगा माइनस ई इफेक्ट के नाम पे। ठीक है, अदरवाइज एनसीईआरटी में दोनों पाई बॉन्ड से ही बताएं, जब पॉजिटिव चार्ज अटैक कर रहा है तो प्लस ई इफेक्ट, नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा है तो माइनस ई इफेक्ट। और कोई डाउट बच्चे? मैम इसे टेम्परेरी इफेक्ट क्यों कहते हैं? टेम्परेरी इफेक्ट क्योंकि देखो सेम ही चीज पे आप दोनों चीजों को अटैक करा रहे हो। ठीक है, ये ऐसा नहीं था कि डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं था, वो तो स्टेबल था। जो चीज आ रही है वो अपना इन्फ्लुएंस दिखा रही है। अगर इसको पॉजिटिव अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो उसको नेगेटिव चाहिए, तो वो कहाँ नेगेटिव की तरफ जा रहा है, उसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव आ गया ना, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ आपने ये डबल बॉन्ड था आराम से बैठा हुआ, ठीक है, यहाँ ये गया, तो इसने बोला मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने क्या किया, इधर को शिफ्ट करा दी। ठीक है, इधर को इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्ट हुई, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये जाके अटैक कर रहा है। तो इसने क्रिएट किया वो चीज जाने के बाद, पहले नहीं था, पहले वो आराम से बैठा था, तो वो टेम्पररी है, हमेशा नहीं रहा उसके साथ। लेकिन जो हमने प्लस आई माइनस आई किया था वो ऑलरेडी पार्ट था उस चेन का, जिसमें उसने परमानेंटली वो कर दिया था काम। यहाँ वो जाके अटैक कर रहा है, तो जब जाएगा पहुंचेगा तब फिर वो जाके उसको क्रिएट करेगा चार्ज को, पहले से नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये टेम्पररी हो जाता है। ठीक है, और बोलो बस। चलो फिर जो क्वेश्चन मैंने दिया वो करके आना, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।